हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने कमेंट देखे तो उसमें आप कह रहे हैं कि सर नोट्स कब आएंगे। तो नोट्स जल्द ही आपके 2-3 दिन में आ जाएंगे। मंडे या ट्यूसडे तक नोट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, ठीक है। तो बस मंडे या ट्यूसडे तक आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कि आप साथ साथ में ही नोट्स को नोट करते चलिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको एक्चुअली बिल्कुल फिजिक्स अच्छी तरह पढ़नी है तो देखिए दो काम करिए। एक तो साथ साथ में आप नोट्स को नोट करते चलिए। जो भी डाउट होता है ना बेटा, तो आप स्पेसिफिक डाउट पूछिए। जैसे ऐसा नहीं है कि पिछला लेक्चर था अवकलन पर, ठीक है। अब कईयों ने कहा मुझे हमें बिल्कुल समझ में आ गया सर, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, मैं डाउट कहता हूं। अब कईयों ने कहा सर हमें अवकलन में ही डाउट है, पूरे अवकलन में। तो अवकलन के अंदर किस बिंदु पर आपको डाउट हुआ, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, आप हमें वो आप अगर कमेंट में स्पेसिफिकली वो लिख के भेजेंगे तो हम देखेंगे अच्छा बच्चे को ये समझ में नहीं आया, तो हम अगली वीडियो में, ठीक है, आपको वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कई बच्चों ने न्यूमेरिकल भी हमें कमेंट करके न्यूमेरिकल डाले हुए हैं। अच्छा, अनसॉल्व न्यूमेरिकल तो वो भी हम सॉल्व करवाएंगे, वो तो बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे हम। एक डाउट क्लास आपकी रखेंगे, लाइव क्लास। लाइव क्लास अब आपकी 2-3 दिन से स्टार्ट होने वाली है सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। उन लाइव क्लास में आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे सीधे सीधे आपको उसी समय आपको जो भी डाउट्स होंगे साथ साथ में आपको करवाते चलेंगे, ठीक है। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अवकलन और आज हम पढ़ रहे हैं समाकलन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि भी समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन, समाकलन, समाकलन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, बहुत सारी चीजों को जोड़ना इंटीग्रेशन कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तो फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, देखिए वैसे तो ये टॉपिक मैथ्स का है लेकिन हमें फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से इसको समझना है कि भी फिजिक्स में इसका क्या उपयोग है, हमें उसी को देखते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम कैसे कर पाएंगे, अगर हम इसको पढ़ के फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर पाएंगे जो समाकलन पर आधारित हैं तो हमारा पूरा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है। डिटेल बहुत ज्यादा है इसकी लेकिन हम केवल अपनी फिजिक्स के दृष्टिकोण से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ओके। तो समाकलन क्या होता है, कभी भी फिजिक्स में हमें अल्प भौतिक राशि, बहुत ही अल्प राशियां दी हुई होती हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमें एक राशि दी हुई थी x, हमें x से उस राशि का अल्प मान ज्ञात करना था। तो ये x अगर इसका एक सामान्य मान है तो dx क्या हो जाएगा, विस्थापन में अल्प परिवर्तन। याद है ना आपको, विस्थापन में अगर केवल डेल्टा लगाओगे आपने केवल डेल्टा लगाया तो इसका मतलब होता है x का मतलब विस्थापन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन। लेकिन x के आगे अगर d आ जाएगा तो आप बोलेंगे विस्थापन में अल्प परिवर्तन। उसी प्रकार से देखिए जैसे कि वेग है, वेग के आगे डेल्टा लग गया इसका मतलब वेग में परिवर्तन, लेकिन वेग के आगे d लग गया तो वेग में अल्प परिवर्तन। तो ये dv, dx, df ये सब हमें कैसे प्राप्त होता था, ये सब हमें अवकलन से प्राप्त होता था, ठीक है। अल्प राशियां प्राप्त होती थी। अब उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास अल्प राशि दी हुई है, जैसे कि विस्थापन में अल्प परिवर्तन आपको दिया हुआ है, ठीक है, या इसको अल्प विस्थापन भी कह सकते हैं हम। ये विस्थापन है, आगे डी लग गया इसका मतलब अल्प विस्थापन। यहां पे देखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, अल्प विस्थापन। अगर आपको अल्प विस्थापन दिया हुआ है और आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी चीज से बड़ी चीज ज्ञात करनी है, छोटी चीज से बड़ी चीज ज्ञात करनी है। आपको करना होगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन, ठीक है। आप कहोगे सर अल्प कार्य, अल्प कार्य क्या होगा, अल्प कार्य से आपको अगर पूर्ण कार्य ज्ञात करना है
अल्प कार्य दिया हुआ है फिजिक्स में, पूर्ण कार्य ज्ञात करना है, क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, उसी प्रकार अल्प वेग आपको दिया हुआ है, आपको पूर्ण वेग ज्ञात करना है, अल्प वेग से पूर्ण वेग ज्ञात करना है, क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर लिख सकते हैं कि भाई फिजिक्स में या भौतिकी में अल्प राशियों से, अगर आपको अल्प राशि दी हुई है से आपको पूर्ण राशि प्राप्त करनी है, अल्प राशियों से पूर्ण राशियां प्राप्त करने के लिए, अल्प राशियों से पूर्ण राशियां प्राप्त करने के लिए समाकलन का उपयोग किया जाता है, समाकलन का उपयोग किया जाता है। तो समाकलन कब उपयोग होगा ये आपको पता लग गया, उपयोग किया जाता है। देखिए इस लेक्चर में आपको बिल्कुल जीरो से समझाएंगे कि समाकलन क्या होता है, कोई भी तकलीफ नहीं है, चाहे आप बायो के हो चाहे आप मैथ्स के हो, कोई टेंशन नहीं है। समाकलन का मतलब केवल क्या होता है, अल्प राशियों से अगर आपको पूर्ण राशि प्राप्त करनी है तो आपको यहां पर आपको समाकलन करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर अपन एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है, मान लीजिए बल तथा विस्थापन के मध्य, किसी की भी राशियों के मध्य बना सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। बल तथा विस्थापन के मध्य मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, वो एक नियमित ग्राफ नहीं है, वो अनियमित ग्राफ है, इस प्रकार से ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ग्राफ के अंतर्गत आपको क्षेत्रफल का परिकलन करना है, यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है और यहां तक का आपको ग्राफ के नीचे नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब आपको जब पूरा, देखिए ये पूरा अगर ना आयत होता तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, ये त्रिभुज होता तो हम सीधे सीधे त्रिभुज का सूत्र लगाते, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर ये आयत होता तो हम सूत्र लगाते लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। वर्ग होता तो भुजा इंटू भुजा लगाते। उसी प्रकार कोई नियमित आकृति होती तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे सीधे सीधे सूत्र से ही, लेकिन ये अनियमित आकृति है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसको बहुत सारे छोटी छोटे आयतों में या पट्टियों में विभाजित करना पड़ेगा। देखिए इसका हमें डायरेक्ट कोई सूत्र, ये कोई आकृति है क्या, कोई फिक्स बताइए, ये आयत है क्या? नहीं। समांतर चतुर्भुज है क्या? नहीं। वर्ग है क्या? नहीं। ये तो कोई आकृति नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। देखो ये एक टुकड़ा, ठीक है, ये 2 टुकड़े, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, और ज्यादा कर सकते हैं आप टुकड़े, जितने टुकड़े आप करना चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपने क्या कर लिए, अनंत कर सकते हो आप जितना चाहो, ठीक है। ओके, इस तरह से मैंने क्या किया, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब बताइए एक टुकड़े को क्षेत्रफल क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? देखिए इसका, हाँ इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये यहां पर x है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष में हम ले रहे हैं दूरी, ठीक है, y अक्ष में हम ले रहे हैं बल। ओके, तो यहां इस बिंदु से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इस बिंदु से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ वहां उसको हम लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु एक्स आई। आई का मतलब होता है इनिशियल, एक्स का मतलब है वही पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। और यहां पर आके हम ग्राफ में खत्म हुए, मतलब यहां पर आके ग्राफ खत्म हुआ तो ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट, एक्स एफ लिख देंगे, अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। तो ये इस ग्राफ की प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये इस ग्राफ की अंतिम स्थिति हो गई। इतनी बात समझ में आई? अब आप किसी भी, अब आपको करना क्या है,
अब आप किसी भी एक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पट्टी ले ली, इस पट्टी का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी ये चौड़ाई कितनी है, इतनी इतनी, ये देखिए इतनी इतनी जो चौड़ाई है, ये पूरा देखिए यहां से यहां तक पूरा x है, ये दूरी x है। तो बहुत छोटी दूरी को क्या कहेंगे अपन, बहुत छोटी। तो छोटी को मैं क्या बोलता हूं, मैंने क्या बोला आपको, छोटी मतलब अल्प। अल्प दूरी के लिए क्या लगा दोगे आप, dx लगा दोगे। ये बात आपको समझ में आई। वंस मोर, एक बार फिर से देखिए। आप कहोगे सर करना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप? अरे मैं ये चाहता हूं यहां से यहां तक जो अनियमित आकृति है, मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, इस क्षेत्रफल को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब एक छोटा टुकड़ा आपको ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल किसी भी एक का, आप कहोगे सर इसका निकाल लो, इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, कोई भी एक छोटी सी, पहले उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है, तो मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी जो चौड़ाई होगी, ये पूरी x है, तो ये बिल्कुल अल्प राशि है ना x की। अब बताइए x के अल्प मान को हम क्या कहते हैं, यहां पर इतने छोटे से भाग को बोलेंगे x का अल्प भाग, x के अल्प भाग को बोलेंगे dx। तो जो इसकी चौड़ाई होगी उसको हम लिखेंगे dx। ये चौड़ाई कितनी हो गई, dx, और लंबाई यहां से यहां तक कितनी हो गई आपके पास, f। ठीक है, तो एक छोटे से का पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास, तो लिखेंगे एक पट्टी का क्षेत्रफल, या लिखेंगे एक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया आपके पास, लंबाई कितनी है f और चौड़ाई कितनी है dx। तो पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब यहां पे लिखेंगे ग्राफ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ग्राफ का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैंने हमेशा आपको बताया कि कभी छोटी सी चीज आपको दी हुई है, छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और आपको पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जब छोटे से बड़ा काम करना होता है तो हम समाकलन करते हैं। ठीक है, तो एक पट्टी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ग्राफ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, हम समाकलन कर देंगे। तो एक छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल कितना है भाई, f dx। अगर हम यहां से सारी पट्टियों को जोड़ दें, देखो समाकलन का मतलब जोड़ना ही होता है, सब सारी पट्टियों को अगर अपन जोड़ दें, तो मेरे पास पूरी पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा या पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ, अब बात आती है जोड़ना कहां से कहां तक है। इस बिंदु से यहां से जोड़ना स्टार्ट करना है, यहां तक जोड़ना है। तो ये इस बिंदु का नाम क्या है, xi। इसका मतलब xi से जोड़ना स्टार्ट करना है और xf तक जोड़ना, यहां पे जोड़ना आपको खत्म करना है। तो जोड़ने को ही समाकलन बोलेंगे, और समाकलन का चिन्ह होता है ऐसा, ये होता है समाकलन का चिन्ह। तो f dx को जोड़ देंगे, मतलब इस क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। कहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, xi से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहां लिख देंगे xi से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और कहां तक जोड़ते रहेंगे, xf तक। इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहां पर अपन खत्म कर रहे हैं, उसको सीमा बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो xi से हमने स्टार्ट किया और xf तक हमने खत्म किया। तो एक बार फिर देखिए, एक बार फिर से वंस मोर। तो भौतिकी में कभी भी अल्प राशियों से पूर्ण राशियां प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे dx से x, dw से w समाकलन से आएगा, dv से v समाकलन से आएगा। उसी प्रकार हमें इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैंने छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये क्षेत्रफल कितना था, f dx। तो पूरे ग्राफ के लिए क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा। समाकलन कैसे आएगा, ये समाकलन का चिन्ह होता है। कहां से कहां तक करना है समाकलन, xi से लेकर xf तक। तो यहां लिख देंगे xi से लेकर xf तक। तो ये आपको समझ में आया भी समाकलन हमने किस प्रकार किया।
ओके, यही फिजिक्स में हमें करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है भाई समाकलन के प्रकार कितने होते हैं। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित समाकलन मतलब डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, या अनिश्चित समाकलन मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट निश्चित और इनडेफिनेट अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर से आपको कहीं पहुंचना है और किसी जगह से आप निकले हो, मान लीजिए आप अपने घर से निकले हो, तो घर एक निश्चित बिंदु हो गया ना कि आप अपने घर के बिंदु, इस घर से निकले हो एक निश्चित बिंदु से निकले हो, और आपको कहीं पहुंचना है, मान लो मार्केट या ऑफिस आपको जाना है अपने, तो ये आपका हो गया ऑफिस, ठीक है, ऑफिस आपको पहुंचना है, ये पॉइंट हो गया बी। तो आप कौन से पॉइंट से निकले और कौन से पॉइंट पे पहुंचे, आप ए पॉइंट से निकले और बी पॉइंट पे पहुंचे, तो आप निश्चित हो गया ना ये बात, या अनिश्चित हुई, निश्चित हुई, ठीक है। अब एक व्यक्ति, ये तो हो गया आपकी बात कि आप एक बिंदु से निकले और दूसरे बिंदु पे पहुंचे। अब एक व्यक्ति और सड़क पे चल रहा है, उससे हमने पूछा आप कहां से निकले, उस भैया आपका प्रारंभिक बिंदु क्या था, वो कह रहा है पता नहीं। हम पूछ रहे हैं आपको जाना कहां है, वो कह रहा है पता नहीं। सब अनिश्चित है, उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है वो भी पता नहीं, अंतिम बिंदु क्या है वो भी नहीं पता, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित। समझ में आ गई बात। तो जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया हुआ हो वो निश्चित होता है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं दिया हुआ हो वो अनिश्चित होता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है, उदाहरण से आपको पूरा बताएंगे। पहले निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, सब बातें समझ में आ जाएंगी। निश्चित मतलब जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिए हुए हो, निश्चित अनिश्चित मतलब प्रारंभिक और जो अंतिम बिंदु है वो नहीं दिए हुए हो। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, और उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए फॉर्मूले की, कि किस प्रकार से फिजिक्स में हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं और किस तरह से उनको अपन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबको दिख रहे हैं ये फॉर्मूला, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखिए, ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है x की पावर। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है यहां पर x की पावर n, एग्जाम्पल देंगे आपको dx का, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे, तो जो भी राशि दी हुई है उसकी घात में एक जोड़ दोगे, पावर में एक जोड़ दोगे, फिर वापस से उसे लिखोगे, पावर में एक जोड़ दोगे, तो पावर में एक जोड़ दोगे, पावर में एक जोड़ दोगे। यहां पर एक चीज और है, आपके पास प्लस में कांस्टेंट और आएगा। देखिए अब निश्चित और अनिश्चित समाकलन इसमें क्या हुआ, अगर आपके पास प्रारंभिक बिंदु है, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है आपका 1 और अंतिम बिंदु है 3, और आपने ऐसे लिख दिया कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु आपको पता थे, तब तो ये निश्चित समाकलन होगा, तब तो क्या होगा, ये निश्चित समाकलन। और जब भी आपका निश्चित समाकलन होगा तब आपके प्लस में c नहीं आएगा। देखिए इस समय में प्लस में c नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया हुआ है। लेकिन अगर इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं दिया हुआ है तब ये कौन सा समाकलन हो गया, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं दिया हुआ है तब ये अनिश्चित समाकलन हो गया है, तब मुझे यहां पर प्लस c लगाना होता है। ठीक है, आपको ये मैथ्स के अंदर पूरा समझाते हैं कि भाई लिमिट लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन, और बहुत गहरी बातें होती है, हमें इतनी बात नहीं करनी है, हमें केवल फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करनी है। तो वापस से देखिए एक बार, वंस मोर, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए जब आपकी ये प्रतीक चिन्ह, ये किसका चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन के चिन्ह में जब आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया हुआ है तब ये समाकलन निश्चित समाकलन होगा, और जब भी निश्चित समाकलन होता है तब ये c कांस्टेंट हम नहीं लिखते हैं। लेकिन यहां पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया हुआ है क्या, देखिए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तब हम प्लस c लिखेंगे। ठीक है, अभी आप और एग्जांपल बताते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे इस पर कुछ उदाहरण करते हैं। ठीक है,
इस पर कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है x² dx। मुझे इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे? मैंने बोला आपको समाकलन क्या होता है, पावर जो है उसमें एक जोड़ दो, वापस पावर को लिखो एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो। पावर कितनी है इसकी? 2, तो पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, बस पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो। प्लस क्या लिखना पड़ेगा? c। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं लगा रखी, मतलब वैल्यू नहीं लगा रखी है ना, इसलिए आपको प्लस में c लिखना पड़ेगा। ये अनिश्चित समाकलन का उदाहरण है, अनिश्चित समाकलन का उदाहरण है। अब 2 + 1 कितना होता है? 3, और 2 + 1 कितना होता है? 3। यही आंसर ही आ गया, यही करना है। समाकलन के अंदर देखो आपको 2 काम करने होते हैं। एक तो ये जो dx होता है वो आपको नहीं लिखना इस आंसर में, और आपको ये सिंबल नहीं बनाना, ठीक है। ये सिंबल और dx आपके हट जाएंगे जब आप समाकलन करोगे उसके बाद। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब यहां पर रूल नंबर 2 ये है कि आप समाकलन कर रहे हैं किसका? x⁴n का, और आपके पास कोई कांस्टेंट भी आ गया। इस x⁴n के गुणा में कोई कांस्टेंट आ गया, कोई नियतांक आ गया, तब क्या करेंगे? तो जब भी कोई, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से भी क्या निकालते थे? बाहर निकालते थे। हम इंटीग्रेशन से भी क्या निकालेंगे? बाहर। तो xn आप तो वेरिएबल हो, आप इंटीग्रेशन के अंदर हो, आपका हम समाकलन करेंगे। c तुम कांस्टेंट हो, चलो बाहर चलो, चलो इंटीग्रेशन से बाहर। ये इंटीग्रेशन से बाहर हमने इसको निकाल दिया। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालना है, अवकलन से भी बाहर निकालना है, और समाकलन से भी बाहर निकालना है कांस्टेंट को, ठीक है। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको? x⁴n। x⁴n का अवकलन कैसे समाकलन कैसे करते हैं? क्या लिखेंगे? वापस से बोलो। x को लिखो पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, यही काम करना है। लिमिट लगा रखी है क्या? लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो प्लस में क्या आएगा? कांस्टेंट। देखिए इस बार c एक और कांस्टेंट लिया हुआ है, तो जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा c'। आया समझ में? यह कांस्टेंट आ जाएगा k। वंस मोर, एक बार फिर से मैंने क्या बोला? छोटी सी बात है कि जब भी हमें c⁴n का क्या करना है? समाकलन। तो x⁴n की गुणा में कौन है? c कौन है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। अब क्या आ जाएगा पीछे? x⁴n dx। अब x⁴n dx का कैसे करेंगे समाकलन? पावर में एक जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे। अब यहां पर कोई लिमिट लगा रखी है क्या? नहीं लगा रखी। लिमिट नहीं है तो प्लस में क्या आएगा? कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, k, c। अब c ऑलरेडी हमने यहां पे दे दिया है, तो यहां पर हम कुछ और नया कांस्टेंट देंगे जो कि होगा k। ओके, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए फिर से इस पे भी। एग्जांपल है 5x³ dx। ये एग्जांपल है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, तो निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन किसका करना है? समाकलन किसका करना है? x³ का। तो मैंने क्या बताया था? पावर में एक जोड़ दो, वापस से इसको लिखो, पावर में एक जोड़ दो, अपॉन में पावर में एक जोड़ दो। यहां पर कोई लिमिट नहीं दी हुई, इसलिए प्लस में क्या लिख दो? c लिख दो। कितना आ गया? 5x4/4। तो आ जाएगा ये प्लस में कितना आ गया? c। ये आ जाएगा आंसर 5/4 x⁴ प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारे पास। आगे बात समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं इसी पर। यदि यहां पर निश्चित समाकलन होता तो कैसे करते? निश्चित समाकलन में एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल है 2x, ये दिया हुआ है, और इसका समाकलन करना है 0 से 1, और यहां पे लिख दिया मैंने dx। तो जब भी यहां पर सीमा दे दें, लिमिट दे दें,
तो वो निश्चित समाकलन होता है। निश्चित समाकलन के केस में प्लस में c नहीं आता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट कौन है? 2। यहां पर 2 क्या है? कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। अब x की घात कितनी है? 1। ये देखिए x के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितनी घात है? 1। तो क्या करना है? वापिस बोलिए। पावर में 1 जोड़ दो, अपॉन में पावर में 1 जोड़ दो। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर लिमिट भी है 0 से 1। तो यहां पर हमें ये जो x है इसके आगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि इसकी लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है। अब 2 x 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 2। नीचे यहां भी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 0 से लेकर 1। अब देखिए यहां पे लिखेंगे 2, जो कांस्टेंट होता है 2 वो वापस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट 2 है, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अब x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? कितनी पड़ी है? 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट को सॉल्व करने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? पहले तो 2 से 2 काट दो, काट दिया, 1 आ गया। ओके, अब यहां पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर मतलब ऊपर वाली लिमिट कितनी है? 1। x की जगह 1 रखेंगे भाई, अपर लिमिट है ना 1, इसको x की जगह रखेंगे तो लिख दो 1 अपर लिमिट। x का क्या हो रहा है? स्क्वायर। x की जगह रखेंगे 1 का क्या होगा? स्क्वायर। माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे, 0, इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। ऐसे कितना आ जाएगा आंसर? 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 1। आई बात सबको समझ में? वंस मोर, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले कांस्टेंट 2 बाहर आया, कांस्टेंट 2 बाहर आया। पावर कितनी है? x की घात 1 है। कैसे करते हैं समाकलन? पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। अब समाकलन कर दिया तो यहां पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 1। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है वहां पे अपन लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ओके, अब 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब यहां पर x स्क्वायर की लिमिट लग गई 0 से लेकर 1। अब लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह आ जाएगा अपर लिमिट 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस x की जगह आ जाएगा लोअर लिमिट 0, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम इस पर जल्दी से। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। ये आ गया है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x + 3 ये है, और इसका समाकलन करना है मुझे 0 से 2 तक। ठीक है, कैसे करेंगे समाकलन? तो सबसे पहले कभी भी ऐसे दे दिया हो ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा राशियां दे दी हो तो सबका हमें अलग अलग पहले सॉल्व करना पड़ता है, सबका अलग अलग समाकलन करना पड़ता है। तो 0 से 2 x स्क्वायर का भी समाकलन होगा, x का भी समाकलन होगा, 3 का भी समाकलन होगा। तो 0 से 2 x स्क्वायर dx प्लस 0 से 2 x dx प्लस 0 से 2 3 dx। इतनी समझ में आई सबको बात? इतना समझ में आया? देखिए 0 से 2 x स्क्वायर dx, इसका भी समाकलन करेंगे, फिर x है इसका भी लिमिट लगाएंगे 0 से 2, फिर dx पढ़ा है डॉट dx, फिर 3 पढ़ा है इसका भी समाकलन करेंगे 0 से 2 और डॉट dx लगाएंगे यहां पे भी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ओके, अब सबका हमें अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहां से ओके, इसके बाद ये स्टेप है तो इक्वल लिखेंगे, और x स्क्वायर क्या करते हैं समाकलन? पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। पावर कितनी है? 2, तो 2 में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, और लिमिट लगा रखी है
और जैसे ही हम समाकलन करते हैं वैसे dx नहीं आता और ये सिंबल नहीं आता, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2, तो लिख दो 0 से 2। फिर आगे लगा हुआ है प्लस, तो मैं भी लगा दूंगा प्लस। यहां पर है x, x की घात कितनी है, 1, तो क्या लिख देंगे, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, ठीक है। लिमिट कहां से कहां लगा देंगे, 0 से लेकर 2 तक। फिर क्या लिखेंगे, प्लस में कांस्टेंट, इस बार 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या निकलेगा बाहर, तो यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं, यहां पर तो 1 बच गया भाई, 3 को बाहर निकाल दिया तो पीछे तो dx बच गया, ठीक है। अब ये सोचो इसका कैसे करेंगे, अब dx अकेला रह गया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 डॉट dx, भाई dx की 1 से गुणा करूंगा वापस dx ही तो आएगा, हाँ। अब एक बात देखिए, किसी की कोई भी राशि की घात अगर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, x की घात 0 1, ठीक है, a की घात 0 1 होता है, y की घात 0, किसी भी राशि की घात अगर 0 होती है इसका मतलब होता है 1। अब यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 मतलब x की घात 0, और x की घात 0 का समाकलन क्या होगा, क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दो बटे में पावर में 1 जोड़ दो। तो ये dx का अलग से मैंने आपको समाकलन सिखाया कि क्या होता है। अब 0 प्लस 1 कितना होएगा, 1, 0 प्लस 1 कितना होएगा, 1, तो dx का समाकलन होता है x, ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया था हमारे पास, dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट कहां से कहां लग जाएगी, 0 से लेकर 2 तक लग जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या भाई सबको, एक बार वापस रिपीट करूं, बोलो, ये क्लियर हुआ सबको। 1 को मैं लिख सकता हूं x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 भी 1 ही होता है। अब इसका समाकलन क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ दो, अपॉन में पावर में 1 जोड़ दो, तो 0 प्लस 1 हो गया x की घात 1 बटा 1। x की घात 1 का मतलब x ही होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 को तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और dx का समाकलन क्या कर दिया, x, ठीक है। इसके आगे इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, x की घात 3 बटा 3, तो यहां लिखेंगे बराबर में, सबसे पहले आ गया x की घात 3 बटा 3 और लिमिट लगा रखी है 0 से 2, देखते रहिए, ठीक है। x की घात 3 बटा 3 0 से 2 प्लस x की घात 2 बटा 2 0 से 2 प्लस x की घात 2 बटा 2 0 से 2 प्लस 3, यह आ गया 3, x की घात x 3 है और आगे x है 2 की और 0 से 2, ठीक है, 3, फिर है x और यहां लिखा हुआ है 0 से 2। इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लो ब्रैकेट से, 1 बटा 3, और उसके बाद क्या करेंगे, x की घात 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे अब लोअर लिमिट, प्लस 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, x की घात 2 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, 3 x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए x की जगह क्या लिख देंगे, अपर लिमिट 2, x का हो रहा है क्यूब तो 2 का भी क्या होएगा क्यूब, तो देखिए x की जगह लिखेंगे 2, 2 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 1 बटा 2, फिर से क्या करेंगे अपर लिमिट x की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर, अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह रखेंगे 0 लोअर लिमिट, ठीक है, फिर प्लस 3, क्या लिखेंगे x की जगह 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 बटा 3, 2 की घात 3 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा इंटू में 8, और माइनस का 0 है तो पढ़ रहने दो 0 को, प्लस 1 बटा 2, यह आ जाएगा 1 बटा 2, 2 की घात 2 क्या होता है
दो इंटू दो कितना होता है 4, तो गुणा में कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 8/3 प्लस ये कट गया 4 से 2 आ गया 2 प्लस 6, तो 2 प्लस 6 हो गया 8, 8 प्लस 8/3। तो हमारे पास लास्ट आंसर आ गया इसका फाइनल 8 प्लस 8/3। तो 3 ले लेंगे एलसीएम, 3 अट्ठे 24, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 हो गया हमारे पास 32/3। ये 32/3 हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। देख लो कैसे किया, देखिए अब 32/3 आंसर आया, एक फिक्स वैल्यू आई ना अपने पास। तो कभी भी अपने पास अगर क्वेश्चन में लिमिट दी हुई होती है तो अपने पास जो आंसर आता है वो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू या पूरा हल आराम से होके आता है, उसमें एक्स नहीं होता। फिर आगे बात समझने, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजीली। नहीं आया तो बता देना भाई, वापस करवा देंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी हमें इसके याद रखने पड़ते हैं। मेन बात तो यही थी। फिर कई बार पेपर में जैसे इस तरह से आता है 1/x dx, जैसे कि मान लो ऐसे आ जाए 1/x dx, तो इसका समाकलन होता है log x। क्या होता है log x, ये वाला। इसको अपन log को ln भी लिखते हैं, ठीक है ना, log को अपन ln भी लिख सकते हैं। ऐसे ओके, तो ln भी लिख सकते हैं इसको, log ex भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपके समाकलन करना हो आपको sin x dx का, तो याद रखना sin x का समाकलन या sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा। sin थीटा का समाकलन होता है माइनस cos थीटा, cos थीटा का होगा प्लस sin थीटा। ठीक है, प्लस sin थीटा। अगर ये बताया था आपको मैंने चर घातांकी, कभी चर घातांकी समाकलन में आ जाए तो चर घातांकी का समाकलन वो ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने देखा था अवकलन भी चर घातांकी का वही रहता है ना। तो ये भी हमारे काम आते हैं। ये बस इतने ही आपके समाकलन में बातें काम आएंगी। ऑलमोस्ट अपने फिजिक्स में इतना ही समाकलन आपके इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी और भी अगर कुछ आता रहेगा तो साथ साथ बताते रहेंगे। मतलब ऑलमोस्ट 99% आपका पूरा समाकलन यहां पर हमने कर दिया। आप किस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल आते हैं समाकलन के, तो वो देखिए आप। ठीक है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं देखिए। यहां पर दिखा हुआ है कि माना किसी की न्यूमेरिकल है। एक फिजिक्स में बताते हैं भी समाकलन पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। माना किसी वस्तु का वेग, माना किसी वस्तु का वेग v बराबर 2t प्लस 5 है। किसी वस्तु का वेग किसी समय पर, यहां पर लिखते हैं माना किसी वस्तु का वेग किसी क्षण पर कितना है 2t प्लस 5 है वेग। ठीक है, t बराबर 0 से, अब आपको क्या कह रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 4 तक कण द्वारा या वस्तु द्वारा, कण द्वारा तय की गई, यह अभी तक न्यूमेरिकल है, अभी तक सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे दूरी? तो सबसे पहले हमें वेग दिया है और हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो वेग का सूत्र लिखिए सबसे पहले। वेग क्या होता है, ताक्षणिक वेग क्या होता है। यहां पर सबसे पहले ताक्षणिक वेग को क्यों यूज करना है, क्योंकि देखिए अलग अलग समय पर वेग का मान अलग अलग होगा। यहाँ पे 2t प्लस 5 दिया है, t बराबर 0 पर वेग कितना होगा 5, t बराबर 1 पर कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 5 7 होगा, t
t बराबर 2 पर अलग वेग होगा, इसका मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग वेग होगा, इसका मतलब तात्क्षणिक वेग है ये। और तात्क्षणिक वेग का सूत्र क्या होता है, dx अपॉन में dt। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, दूरी, मतलब तात्क्षणिक चाल है ये। ठीक है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कहां आ गई, ये आ गई। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तिरछी गुणा v dt बराबर dx। ठीक है, और वो भी दूरी कहां से कहां ज्ञात करनी है, 0 से लेकर 4 तक। तो दूरी क्या दी हुई है, dx, ध्यान से देखना, दूरी हमें दे दी dx बराबर v dt, और इस दूरी का मान ज्ञात करना है हमें 0 से लेकर 4 तक। तो कैसे करेंगे, dx दे रखा है, दूरी, पूरी दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, समाकलन। तो यहां पर dx का समाकलन करूंगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो समाकलन के लिए चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या है इसकी, दूरी की v dt, कहां से कहां तक समाकलन करना पड़ेगा, 0 से लेकर 4 तक। ये बात आपको समझ में आई, फिर से देखो वंस मोर, कह रहा है 0 से 4 तक कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको वेग दे रखा है, वेग का सूत्र क्या होता है, dx बाई dt। dx क्या है, दूरी, दूरी ज्ञात कर लिया आपने, v dt। अब dx से आपको अगर x निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब समाकलन भी कहां से कहां तक करना है, 0 से 4 तक। तो आपने देखिए समाकलन कहां से कहां तक किया, 0 से 4 तक, है ना। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। 0 से 4 तक, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 2t प्लस 5, 2t प्लस 5, 2t प्लस 5, और आगे क्या लगा देंगे, dt। ठीक है, करते हैं हम इसका समाकलन। क्या करेंगे, पहले 2t का समाकलन करेंगे, 2t का डॉट dt, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। फिर क्या लगा रखा है, प्लस, तो मैं भी लगा दूंगा प्लस। 0 से 4 तक किसका समाकलन करूंगा, 5 का, 5 डॉट dt का समाकलन करूंगा। आगे इतनी बात समझ में सबको, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसका जो अपन ने सीखा था कि भाई x बराबर सबसे पहले कांस्टेंट आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और t की पावर कितनी है, 1। तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, तो t की घात कितनी है, 1। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो। लिमिट क्या लगा देंगे, 0 से 4, लिमिट लगा देंगे 0 से 4। अब 5 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, dt। अभी हमने बात की जब dx अकेला था तो dx का समाकलन क्या किया था, dx का समाकलन आया था x, तो dt का समाकलन क्या आएगा, dx का समाकलन x, तो dt का समाकलन t, dy का समाकलन y, dy का समाकलन y, dz का समाकलन z, dx का समाकलन x, dt का समाकलन t। ठीक है, ये बात यहां पे रख देंगे। तो 5 तो आ गया कांस्टेंट, dt का समाकलन कितना आ गया हमारे पास, t, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 4 तक, यहां लिख देते हैं 0 से लेकर 4 तक। इसको अब नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 x बराबर 2t स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 4 तक। ये देखिए 0 से लेकर 4 तक, तो लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 4 तक। ओके, अब लगा हुआ है प्लस, तो मैं भी लगा दूंगा प्लस, प्लस 5, यहां पे लिखा हुआ है t, लिमिट लगा रखी है 0 से 4 तक, तो मैं भी लिमिट लगा दूंगा 0 से लेकर 4 तक। इतनी बात सबको समझ में आई, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो 2 आपको दिख रहा है इसे आप ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो 2/2 यहां पर आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। ठीक है, तो यहां पे कर दीजिए सीधे सीधे, अपर लिमिट कितनी है 4 माइनस लोअर लिमिट 0, यहां भी कर दी, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगी 4, तो
टी की जगह रखो 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, टी की जगह रखो 4, 4 के पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0, टी की जगह लिखो 0, 0 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 4, तो x बराबर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 0 16 ही आएगा, 5 चौक 20, 16 प्लस 20 आपके पास कितना आ गया 36 मीटर। यह आपके पास आ गया कण द्वारा तय की गई दूरी। आई सबको बात समझ में, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो v बराबर dx अपॉन dt, dx ज्ञात करना था। अब dx अल्प राशि है तो इसे अधिक राशि या पूर्ण राशि में बदलने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन हमने किया, हमने लिमिट लगाई, उसके बाद जो मेथड था उस हिसाब से हमने पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप मुझे बताना कि क्या आपको इंटीग्रेशन समाकलन समझ में आए, और आए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब हम आसानी से फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और नहीं समझ में आए तो बताना कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, उसको हम वापस समझाएंगे आपको, क्योंकि आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं पूर्ण, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।